इसराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ मीटिंग रखी है। मीटिंग उनकी जब कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद नेतन्याहू ने कनेसेट मेंबरों के साथ डिस्कशन के दौरान उन्होंने मीटिंग में जो जो बातचीत हुई थी उसको बताया। उन्होंने पहले तो कहा कि हमने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है प्रेसिडेंट जो बाइडन के सामने कि हम हमास को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरे तरीके से डिटरमाइंड है और इसका केवल एक तरीका है, वो है रफा में ग्राउंड ऑफेंसिव करने का। तो इन्होंने सीधे सीधे शब्दों में यूएस को कह दिया कि हम आने वाले दिनों में रफा में ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे। यूएस लंबे समय से वो कहता रहा है कि इसराइल रफा में ऑपरेशन ना करे, अगर करे तो पहले उसे सिविलियन लोगों को सुरक्षित जगह में ले जाए। इसराइल अपनी तरफ से कह रहा है कि वो लोगों को सुरक्षित जगह में ले जाएगा, लेकिन वो कहाँ ले जाएगा इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है। नेगव डिजर्ट जो है ये इसराइल का जो साउथर्न वाला हिस्सा है वहाँ पर पड़ता है ये, और ये एक खाली जगह है जहाँ पर कोशिशें चल रही है कि लोगों को यहाँ पर विस्थापित किया जाए जगह में रफा से ले जाकर। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल भी है प्लान, क्योंकि इसमें लोगों को उनके मंजूरी के बिना निकाला जाएगा। दूसरा इसमें ये है कि हो सकता है कि नेगव डिजर्ट में एक बार उनको ले जाया गया तो फिर वापस उनको रफा में आने की परमिशन ना मिले। मिडिल ईस्ट के देश है, चाहे उसमें इजिप्ट, कतर हो, वो चाहते नहीं है कि इन लोगों को कहीं पर विस्थापित किया जाए। वो कहते आ रहे हैं कि इन लोगों को गाजा के ही किसी दूसरे इलाके में भेजा जाए, जहाँ पर चाहे वो नॉर्थ गाजा का इलाका हो या सेंट्रल गाजा का हो या फिर खान यूनिस हो। ये जो देश है इजिप्ट खासकर, वो अपने यहाँ भी इन लोगों को लेने के लिए तैयार नहीं है। इजिप्ट ने साफ साफ कह रखा है कि वो इन लोगों को अपने देश में स्वीकार नहीं करेगा, और उसने यहाँ पर बॉर्डर भी बना रखी रफा के इलाके में, ताकि ये लोगों के ऊपर कुछ एक्शन होता है तो ये लोग भाग के हमारे इलाके में ना जाए। मोसाद के इंटेलिजेंस चीफ है वो अभी कतर पहुंचे हुए थे। कतर में उन्होंने कतर के जो डेलीगेशन है उसके साथ और इजिप्ट के डेलीगेशन के साथ वार्ता की थी। उसके अगले दिन वो वापस इसराइल लौट आए। तो ये जो मीडिएशन कराने की कोशिश है गाजा में वो लगातार चलती जा रही है पैरेलल। और इसराइल के जो डेलीगेशन था उसने यहाँ जाके अपनी बात रखी कि वो उसकी कंडीशन सीज फायर के लिए क्या है। अभी जो मोसाद के चीफ है ये इसराइल वापस अपने लौट गए, फिर वो ये वापस कतर में आएंगे और इसराइल के गवर्नमेंट से जो सलाह मशवरा लेने के बाद कतर को बताएंगे कि क्या क्या ये आगे चलना है इस रास्ते में। खबर ये है कि जो प्लान सीजफायर डील है इसमें दो फेज से होगा ये, अगर हो जाता है तो। पहला फेज में जो इसराइल है वो फ़िलिस्तीन के कुछ कैदियों को छोड़ेगा, बदले में जो हमास है वो कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ेगा। 30 से 50 संख्या उनकी बताई जा रही है, इनमें जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग होंगे शामिल। सेकंड फेज ये इस समय कंट्रोवर्शियल है। सेकंड फेज इसमें ही सारा रोड़ा रुका हुआ है, सब कुछ इसी के वजह से ये डील अभी तक नहीं हो पा रही है। सेकंड फेज में जो बाकी बचे हुए हॉस्टेजेस हैं उनको छोड़ा जाना है। इसके लिए दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है, क्योंकि हमास कह रहा है कि हम जो बाकी बचे हुए हॉस्टेजेस हैं जिनकी संख्या लगभग 50 से 70 के बीच है उनको तभी छोड़ेंगे जब इसराइल परमानेंट सीज फायर करेगा गाजा के इलाके में, जिसके लिए इसराइल तैयार नहीं है। उसने कहा परमानेंट सीज फायर नहीं करेंगे। तो ये आने वाले दिनों में किस तरह से कतर में जो कोशिश है, एक नई कोशिश, वो किस प्रकार से रूप लेती है वो देखना पड़ेगा। एक रिपोर्ट अभी ये आ रही कि इसराइल के प्रधानमंत्री जानबूझ के इस निगोसिएशन को रोक रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। उनको पता है कि अगर ये लड़ाई कुछ दिनों के लिए रुक जाती है, 1 महीना या 2 महीने के लिए, तो उनके लिए पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा और उनको अपनी सरकार उनकी गिर सकती है। कनेसेट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की खबर चल रही है, कभी भी आ सकता है। और उनको लगता है कि जब तक वो लड़ाई चला रहे तब तक उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बनी हुई है और जो डोमेस्टिक अटेंशन है वो भी लड़ाई की तरफ है। तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो नेतन्याहू सीज फायर निगोसिएशन को रोक रहे हैं। कल के दिन एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि गाजा में जो 50% पॉपुलेशन है, लगभग 10 लाख के लगभग लोग इस समय भुखमरी से जूझ रहे हैं। और आने वाले दिनों में अगर ये सप्लाईज को गाजा में बहाल नहीं किया गया तो काफ़ी हज़ार लोगों की मौत हो सकती है भुखमरी के कारण। इसराइल के जो स्पोक पर्सन है इवोन लेवी, उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हमने गाजा के लिए सब कुछ सप्लाई खोली हुई है। जो ये ग्रुप्स है जो कि सप्लाई भेजना चाह रहे, चाहे वो UNRWA हो या फिर WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हो, इनकी गलती के कारण सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। बाकी हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि हमने एयर कॉरिडोर खोल रखा है, अगर कोई हवाई जहाज़ से सप्लाई पहुंचाना चाहता है तो पहुंचा सकता है। हमने मैरीटाइम कॉरिडोर को भी परमिशन दे दी है, हमने ट्रकों को भी परमिशन दे दी है। ये आरोप लगाना हमारे ऊपर कि हम इन सप्लाइयों को रोक रहे हो गलत है। कुछ दिन पहले अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर ऑपरेशन किया था जिसमें उसने सेना भेजी थी अल शिफा हॉस्पिटल में। अल शिफा हॉस्पिटल ये नॉर्थ गाजा में स्थित एक हॉस्पिटल है।
इसराइल ने यहाँ पर जब सेना भेजी तो उसने कहा है कि उसने एक सीनियर हमास लीडर की हत्या कर ली है। साथ में उसने साथ में ये भी कहा है कि एक 50 से ज़्यादा हमास के फाइटरों की हत्या हो गई है और 180 से ज़्यादा सस्पेक्ट को इसराइल ने गिरफ्तार कर दिया है। तो इसराइल ने इस ऑपरेशन को कामयाबी बताया और कहा कि हमने जो आकलन लगाया था कि इस जगह में हमास के टेररिस्ट छुपे हुए हैं वो सही साबित हुआ। जबकि जो हमास के स्पोक पर्सन है उनका कहना ये है कि ये इसराइल झूठ बोला है और इसमें हमास के फाइटर नहीं थे, जो भी लोग मारे जा रहे हैं वो सिविलियन हैं। तो इस हॉस्पिटल में कई हज़ार लोगों ने शरण ले रखी थी जब इसराइल ने इसमें स्ट्राइक किया। और इन लोगों को रिपोर्ट आ रही है कि ये जो लोग हैं ये इनको बताया नहीं गया जब इसराइल ने यहाँ पर स्ट्राइक किया और कई लोगों की चोटें आई है, कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है और कई लोग यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये नॉमिनी है, इस साल इलेक्शन होने वाले हैं उसमें रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सबसे आगे चल रहे। इन्होंने एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बयान दिया। इन्होंने कहा है कि जूइश लोग जो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट कर रहे हैं वो एंटी जूइश है और वो अपने देश जो इसराइल है उसका विरोध करते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि इस समय जो इसराइल है उसके खिलाफ है डेमोक्रेटिक पार्टी और बाइडन। बाइडन के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि बाइडन ने 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अगर अगर बाइडन आगे भी ये सत्ता में बने रहते तो इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि जो बाइडन अमेरिका के जब से राष्ट्रपति है तब से वो प्रो इसराइल है। वो पहले जब वो राष्ट्रपति से पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उससे पहले भी वो सीनेटर थे, उस दौर से भी वो इसराइल को काफ़ी सपोर्ट देते आ रहे। तो और 7 अक्टूबर के दिन अटैक जब हुआ था तो उसके 11 दिन बाद जो बाइडन इसराइल पहुंचे थे और इसराइल में पहुंच के उन्होंने इसराइल को एक संदेश दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका इसराइल के साथ हर समय खड़ा रहेगा, क़यामत तक खड़ा रहेगा। तो इसराइल की जो पॉलिसी है जो बाइडन की वो तो काफ़ी प्रो इसराइल है। हाँ, हालांकि कुछ दिन से ये भी हो रहा है कि जो इसराइल के प्रति जो अमेरिका की स्टांस है वो थोड़ा चेंज हो गया है, क्योंकि इसराइल लगातार वो अमेरिका की जो सलाह है उसको नज़रअंदाज कर रहा है। और जैसे कि इसराइल के ऊपर वार क्राइम के आरोप लग रहे हैं तो अमेरिका चाहता है कि इसराइल ये चीज़ें ना करे और वो रफा में ऑफेंसिव ना करे। लेकिन इसराइल अमेरिका की बात नहीं मान रहा है तो अमेरिका को थोड़े कड़े शब्दों से इसराइल की आलोचना करना पड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका की जो पॉलिसी है वो इसराइल के प्रति चेंज नहीं हो रही है। और बाइडन ने एक दिन इंटरव्यू में कहा भी था कि अगर इसराइल रफा में ऑफेंसिव करता है तो हम उसको बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। लेकिन उनसे जब सवाल पूछा गया था कि क्या आप अगर इसराइल ऑफेंसिव रफा में करता है तो आप उसके वेपन जो आप उसको भेजते हो क्या उस वेपनों को भेजना बंद करोगे। तो बाइडन ने कहा नहीं, हम वेपन भेजना बंद नहीं करेंगे और इसराइल हमारा अलाई है और हम उसके साथ हर समय खड़ा रहेंगे। तो बाइडन अभी भी वो खड़े हैं इसराइल के साथ और उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि कुछ भी हो जाए, चाहे इसराइल रफा में ऑफेंसिव कर ले, कुछ भी कर ले, गाजा को तबाह कर दे, कुछ भी बुरा कर दे गाजा के साथ, फिर भी अमेरिका इसराइल को नहीं छोड़ने वाला है। तो ऐसे मौके में जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका स्टेटमेंट देना कि जो बाइडन है वो इसराइल के खिलाफ है तो इसमें कोई दम नहीं है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ये आने वाले कुछ दिनों में ये सऊदी अरेबिया और इजिप्ट की यात्रा में जाएंगे। ये इनकी मिडिल ईस्ट में 6वीं विजिट होगी अक्टूबर 7 के बाद से। तो इनकी कोशिश यहाँ पर ये होगी कि किस प्रकार से सिचुएशन कंट्रोल किया जाए और रीजनल पीस को बर्बाद ना होने दिया जाए, क्योंकि खतरा ये है कि अगर रफा में कुछ ऑफेंसिव इसराइल की तरफ से होता है तो यहाँ पर एस्केलेट हो सकता है और ये लड़ाई फैल सकती है पड़ोस के देशों में। तो इनकी कोशिश ये होगी पहले तो इसराइल के ऊपर प्रेशर बनाए कि ताकि इसराइल रफा में ऑफेंसिव ना करे, और दूसरा इनकी कोशिश ये होगी कि इमीडिएट सीज फायर की बात करेंगे। इसराइल के ऊपर ये प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि इसराइल इमीडिएट सीज फायर का जो निगोशिएशन हो रही है उसको एक्सेप्ट कर ले। ब्लिंकन ने कुछ दिन पहले उन्होंने फिलीपींस में इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी जो विजिट होगी सऊदी अरबिया और इजिप्ट में उसमें मैं लास्टिंग रीजनल पीस की बात करूँगा, यानी कि मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि कभी भी इस इलाके में दोबारा से हमला ना हो जिस प्रकार से इसराइल के ऊपर हुआ, और लड़ाई में ये क्षेत्र दोबारा से ना कूद पड़े। तो इनका कहने का मतलब ये है कि मैं 2 स्टेट सॉल्यूशन को रखूँगा यहाँ पर ताकि फ़िलिस्तीन भी खुश हो जाए, उनको भी अपना देश मिल जाए और इसराइल भी उसकी सिक्योरिटी भी पक्की हो जाए।